नमस्कार साथियों, आज प्लेटो के न्याय पे चर्चा होगी और प्लेटो में न्याय को लेकर प्रायः एक कौतूहल की स्थिति रहती है कि किस तरीके से प्लेटो ने न्याय को, क्योंकि प्लेटो के जो पूर्ववर्ती धारणाएं थीं उन तमाम धारणाओं को प्लेटो ने खंडित किया, उनको निरस्त किया और अपना दृष्टिकोण बताया कि हम प्लेटो न्याय के बारे में क्या समझता है। तो आइए आज इसको सरल ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेटो ने न्याय के अवधारणा को कैसे परिभाषित करने की कोशिश किया है। देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये समझने हैं कि अगर हम प्लेटो की रिपब्लिक, जो मूल उसकी पुस्तक है, उसको आधार बना के ही चर्चा रहेगी आज न्याय की, तो रिपब्लिक में प्लेटो ने एक प्रकार से न्याय को व्यक्ति के लिए भी और न्याय को राज्य के लिए भी परिभाषित किया है। और उसके परिभाषित करने का पैरामीटर इतना ऑब्जेक्टिव है और इतना वो वस्तुनिष्ठ है, इतना आत्म केंद्रित है कि उसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। पहली चीज़ तो प्लेटो ने हम लोगों को यही बताया कि भाई जो न्याय है वर्चुअली वो कोई बाह्य गुण नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि व्यक्ति के साथ ये हो जाए तो व्यक्ति के साथ न्याय हो जाएगा। प्लेटो ने कहा कि नहीं, न्याय तो वस्तुतः व्यक्ति का एक आंतरिक गुण है और व्यक्ति का जो इंटरनल जो वर्च्यू है, इंटरनल जो उसका सद्गुण है, उसको कैसे न्याय के साथ प्लेटो ने जोड़ा है। आइए देखते हैं, जिसकी बड़ी इंटरेस्टिंग रोचक व्याख्या है प्लेटो के रिपब्लिक में, क्योंकि वो भारतीय दर्शन से भी कहीं बहुत कुछ मिलता जुलता है। और प्लेटो ने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है उसमें 3 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। पहला तत्व होता है विवेक का या बुद्धि का, जिसको उसने रीज़न कहा। दूसरा उसने कहा कि व्यक्ति में शौर्य, अर्थात जहाँ हमारा वक्ष है वहाँ पे उसका निवास बताया कि जैसे विवेक या बुद्धि या रैशनैलिटी या रीज़न हमारे मस्तिष्क की तत्व है, उसी प्रकार से शौर्य हमारे वक्ष में विराजमान होता है, हमारे सीने में होता है शौर्य। और तीसरा तत्व उसने बताया उत्पादकता, अर्थात जो हमारे पेट में होता है, जिसका निवास स्थान हमारे पेट में है। ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं, लेकिन एक समझने के लिए अच्छा है कि व्यक्ति 3 प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ पैदा होता है और वो प्रत्येक व्यक्ति में तीनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति में एकदम से रीज़न ही हो और कुछ ना हो, शौर्य हो और कुछ ना हो, या उत्पादकता हो, एपिटाइट हो और कुछ ना हो, ऐसा नहीं है। रीज़न, स्पिरिट और एपिटाइट, अर्थात उसमें विवेक या बुद्धि, शौर्य और उत्पादकता, ये तीनों ही तत्व प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। प्लेटो का ये कहना था कि वास्तव में ये जो व्यक्ति का 3 तत्व है, 3 पॉइंट्स हैं, इनमें एक उसका डोमिनेंट पॉइंट होता है, एक उसका प्रबल तत्व होता है। या तो वह व्यक्ति, उसमें विवेक की मात्रा ज़्यादा होगी, या उसमें शौर्य की मात्रा ज़्यादा होगी, या उसमें उत्पादकता की मात्रा ज़्यादा होगी। तो पहली चीज़ तो प्लेटो ने यही बताया हम लोगों को कि वास्तव में व्यक्ति के साथ सबसे बड़ा न्याय तो यही है कि जिस प्रधान तत्व के साथ वो पैदा हुआ है उस प्रधान तत्व के अनुरूप ही उसको कार्य दिया जाए। अर्थात अगर वो व्यक्ति रीज़न डोमिनेंट है तो उसके पास शासन का काम होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति शौर्य डोमिनेंट है तो उसके पास वैलर है, तो उसके पास सैनिक का कार्य होना चाहिए। और अगर उसके पास उत्पादकता डोमिनेंट, अर्थात एपिटाइट डोमिनेंट है, तो वो आर्टिजन, अर्थात वो उत्पादक होना चाहिए, समाज में वो उत्पादन का काम करे। और जब किसी व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही उस व्यक्ति को समाज में कार्य आवंटित किया जाता है, तब उसके साथ न्याय होता है, क्योंकि दैट इज़ हिज ड्यू। उस व्यक्ति को वास्तव में न्याय तभी मिलता है जबकि वह व्यक्ति जिसका वो हकदार है, और हकदार किसका है कि जिस डोमिनेंट तत्व के साथ वो पैदा हुआ है उस डोमिनेंट तत्व के अनुरूप ही उसको समाज में मान्यता मिले, उसको समाज में उत्तरदायित्व मिले, उसको समाज में कार्य करने का अवसर मिले। तो ये एक प्रकार से व्यक्ति में
एक तो ये बात है कि व्यक्ति को मूल डोमिनेंट प्रवृत्ति के अनुसार काम मिले, यही उसके साथ व्यक्ति के साथ न्याय है। और इसके लिए व्यक्ति को ये समझना होगा कि उसमें कौन सा तत्व डोमिनेंट है, लेकिन व्यक्ति के पास तो कोई साधन नहीं है कि वो इसको कैसे समझे। इसलिए प्लेटो ने शिक्षा के एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से, 35 वर्ष की शिक्षा के माध्यम से ये हमको सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम समाज में पैदा हुए व्यक्तियों को उनकी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार फिल्टर करते जाएंगे। अर्थात हम एजुकेशन का एक लंबा पैरामीटर प्लेटो ने तैयार किया है, जिसमें कि प्राइमरी एजुकेशन पे कुछ लोग फिल्टर होंगे, सेकेंडरी पे कुछ फिल्टर होंगे और टर्शियरी पे अर्थात हायर एजुकेशन पे जाएंगे। और हायर एजुकेशन में केवल वही लोग जाएंगे जो रीजन डोमिनेंट होंगे। हर व्यक्ति हायर एजुकेशन में नहीं जाएगा, ऐसा प्लेटो का न्याय, प्लेटो का जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें ऐसी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की गई है कि वही व्यक्ति उच्च शिक्षा में जाए जिसमें रीजन डोमिनेंट हो, अर्थात जिसमें विवेक का तत्व प्रधान हो। शौर्य डोमिनेंट जो व्यक्ति है वो रुक जाए सेकंड पायदान पर, अर्थात वो आर्टिजन होगा, वो सैनिक होगा। और जो उत्पादकता वाला तत्व व्यक्ति है, उत्पादकता प्रधान जो व्यक्ति है समाज में, उसको हायर एजुकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो समाज में उत्पादन का काम करे, क्योंकि तीनों ही काम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इश्यू ये है कि कभी कभी होता ये है कि आप जिस काम के लिए बनाए गए हैं, जो आपका प्रधान तत्व है, वैसा काम न होके आप किसी दूसरे काम में लगा दिए जाते हैं, जिससे कि हमेशा आप जो है एक प्रकार से असंतुष्ट रहते हैं। आपको हमेशा लगता है कि आपके साथ तो न्याय ही नहीं हो पाया है। तो प्लेटो कितना बड़ा दूरदर्शी था और कितना बड़ा एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक भी था, जो कि हमको ये बता रहा है कि व्यक्ति के साथ अगर वास्तव में हमें न्याय करना है तो व्यक्ति की पैदाइशी जो मूल प्रवृत्ति है उसके अनुरूप उसको काम देना पड़ेगा। और उस मूल प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए हमारे पास शिक्षा के अलावा कोई साधन नहीं है। शिक्षा के द्वारा ही हम व्यक्ति को इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, उस प्रकार से फिल्टर कर सकते हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस प्रकार से किसी समाज में हर व्यक्ति को प्लेटो 3 कंपार्टमेंट्स में बांटता है। या तो वो शौर्य के कंपार्टमेंट में, या तो वो विवेक के कंपार्टमेंट में होगा, अर्थात रीजन के डोमिनेंट कंपार्टमेंट में होगा, या वो वैलर डोमिनेंट कंपार्टमेंट में होगा, स्पिरिट जिसको प्लेटो कहता है, और या वो एपिटाइट कंपार्टमेंट में होगा, अर्थात या तो वो विवेक के कंपार्टमेंट में होगा, या वो शौर्य के कंपार्टमेंट में होगा, या वो उत्पादकता के कंपार्टमेंट में होगा। और इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो 3 प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को आधार बना के प्लेटो हर व्यक्ति को समाज में एक कंपार्टमेंट में डालता है। अर्थात बुद्धि प्रधान व्यक्ति है वो शासन करे, शौर्य प्रधान व्यक्ति है सैनिक बने, और उत्पादकता प्रधान व्यक्ति है वो समाज में उत्पादन के नाना प्रकार के काम करे। और इस तरह से प्लेटो ने बताया कि जब समाज में सभी व्यक्तियों को या समाज के सभी व्यक्तियों को उनकी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार एक विशेष खाने में डाला जाएगा, तो चूँकि वो उनकी मूल प्रवृत्ति है और उस काम में उनको रुचि भी होगी और वो दक्षता भी प्राप्त कर लेंगे। और इस तरीके से हर व्यक्ति समाज में अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार काम पाकर अपने को और दक्ष बनाएगा, अपने को कौशल युक्त बनाएगा और समाज की भलाई के लिए काम कर सकेगा। और ऐसा समाज जिसमें कि हर व्यक्ति ये महसूस करे कि उसको मूल प्रवृत्ति के अनुसार काम दिया गया है, और इस प्रकार से समाज के तीनों वर्गों को अर्थात शासक, सैनिक और उत्पादकों को अपनी अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार ही काम समाज में उत्तरदायित्व आवंटित किए जाएं, ऐसा एक समाज जो है वास्तव में एक प्रकार से न्यायपूर्ण समाज होगा। तो इसीलिए प्लेटो में कभी कभी ये कहा जाता है कि स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज, अर्थात राज्य और कुछ नहीं है, वो व्यक्ति का ही एक वृहद स्वरूप है। व्यक्ति का वृहद स्वरूप का क्या मतलब हुआ कि अर्थात व्यक्ति अगर शौर्य डोमिनेंट है तो राज्य में भी एक शौर्य डोमिनेंट का एलिमेंट है, जिसको कि वो कहता है कि ये किंग है या फिलोसोफर्स हैं या रूलर्स हैं। इसी व्यक्ति में अगर स्पिरिट डोमिनेंट कंपोनेंट है तो राज्य में भी एक स्पिरिट डोमिनेंट कंपोनेंट है, जिसको वो आर्मी कहता है, जिसको वो सैनिक कहता है। और अगर व्यक्ति में उत्पादकता डोमिनेंट एक एलिमेंट है तो उसको समाज में उत्पादक वर्ग की संज्ञा देता है। और प्लेटो के अनुसार व्यक्ति में भी 3 जो पॉइंट्स हैं, बुद्धि के, शौर्य के और उत्पादकता के, उसी प्रकार से राज्य में भी
3 कंपार्टमेंट्स हैं, शासक के, सैनिक के और उत्पादक के। और जब किसी राज्य में ये तीनों अपने अपने ढंग से काम करते हैं और उत्पादक और सैनिक शासक के निर्देशन में काम करते हैं, तो इस ऐसे ही राज्य में एक प्रकार से प्लेटो के अनुसार न्याय की स्थापना होती है। तो व्यक्ति में न्याय की स्थापना के लिए व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्ति को उत्तरदायित्व मिलना चाहिए, और राज्य में न्याय की स्थापना के लिए राज्य में तीनों वर्गों को, सैनिक, शासक और उत्पादकों को, अपने अपने अभिरुचियों के अनुसार, अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी व्यक्ति में भी न्याय की स्थापना हो सकेगी और तभी राज्य में भी न्याय की स्थापना हो सकेगी। तो मित्रों, संक्षेप में ये एक प्रकार से प्लेटो के न्याय के बारे में चर्चा है। इसमें कोई मैं तुलनात्मक या आलोचनात्मक पक्ष पर नहीं जा रहा हूँ जिससे कि वीडियो शॉर्ट हो सके। बहुत सारे छात्रों का बार बार ये सुझाव आता है कि वीडियो को शॉर्ट रखा जाए, इसलिए उनके विचारों का स्वागत करते हुए और उनके विचारों का आदर करते हुए वीडियो को मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बस हम चाहते हैं कि आप लोगों में क्लैरिटी आए। शेष के लिए तो असंख्य किताबें लाइब्रेरी में होती हैं, उसको आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, अवधारणा के स्तर पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते रहें और इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको लगे कि क्लियर नहीं हुई है तो ज़रूर आप शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, आज पॉलिटिकल थिंकर्स से बात शुरू की जाए। बहुत सारे छात्रों के बार बार सुझाव मिलते रहे हैं कि कुछ पाश्चात्य थिंकर्स पे भी चर्चा होनी चाहिए, तो क्यों ना शुरुआत जो प्रथम थिंकर माना गया है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो, वहाँ से किया जाए। और प्लेटो के बारे में वैसे तो बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन आज एक ख़ास मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, और वो मुद्दा ये है कि प्लेटो को प्रथम पॉलिटिकल दार्शनिक, फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर कहा जाता है, और यूरोप का वो पहला दार्शनिक माना जाता है, पॉलिटिकल फिलोसोफर माना जाता है। तो आइए ये देखते हैं कि ऐसी क्या बात थी प्लेटो में कि प्लेटो को प्रथम दार्शनिक माना गया। हम सभी लोग जानते हैं कि प्लेटो के बारे में, प्लेटो का नाम प्लेटो नहीं था, प्लेटो का असली नाम तो एरिस्टोक्लीस था, और उसके इस नाम प्लेटो का जो कारण है वो यूनानी भाषा में प्लेटो का अर्थ होता है चौड़ा, और प्लेटो का जो कंधा था और प्लेटो का जो मस्तक था वो बड़ा चौड़ा चौड़ा था, और उसके चौड़े कंधे और चौड़े मस्तक की वजह से उसका जो है निक नेम, उपनाम जो है वो प्लेटो रख दिया गया। प्लेटो उसका असली नाम नहीं था। बहुत सारे छात्रों को ये चीज़ नहीं पता है, सभी लोग प्लेटो ही प्लेटो करते रहते हैं, लेकिन उसका असली नाम एरिस्टोक्लीस था। खैर, ये तो एक नाम की बात हुई। दूसरी चीज़ कि वो पहलवान था, शुरू से ही, बचपन से ही वो पहलवान था, और शारीरिक उसमें जो ग्रीक के बहुत, यूनान के बहुत सारे प्रतिष्ठित खेल हुआ करते हैं जो आजकल के ओलंपिक्स के बराबर हैं, उसमें वो भाग ले चुका था, और इस प्रकार से खेलों में बड़ी उसकी दिलचस्पी थी प्लेटो की। तो एक विचित्र व्यक्तित्व था प्लेटो, जो कि कालांतर में अखाड़े के पहलवान से उठ के एक दार्शनिक पहलवान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस जो उसका यात्रा रही कि इसमें सोक्रेटिस उसका एक गुरु था, सुकरात जिसको हम लोग कहते हैं, उसका बड़ा योगदान था। लेकिन सुकरात के जो डायलेक्ट्स हैं या सुकरात के जो चिंतन है वो बहुत हैफजर्ड है और एक दूसरे पद्धति में वो माना जाता है, इसलिए उस सुकरात को तो वो दर्जा नहीं मिला। लेकिन सुकरात का जो शिष्य था प्लेटो, उसको प्रथम दार्शनिक का दर्जा मिला। तो दार्शनिक और प्रथम, ये दो चीज़ें केंद्रीय हैं इस पूरी चर्चा में। दार्शनिक का मतलब क्या होता है? दार्शनिक का मतलब होता है जो सत्य की खोज करे या सत्य तक पहुंचने का प्रयास करे, वो दार्शनिक होता है। एक तरीके से कि चीज़ें जो हमको दिखाई देती हैं भौतिक जगत में वो सत्य नहीं है, बल्कि सत्य उससे कुछ परे होता है, भौतिक जगत से परे होता है। वो जगत जो कि हमको दिखाई नहीं देता वो भौतिक जगत नहीं होता है, वो तो इसके बियॉन्ड कोई वर्ल्ड है जहाँ पे कि पहुँचना मुश्किल है। और जैसा कि भारतीय सिस्टम में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भाई हम स्वर्ग की एक कल्पना करते हैं। तो आइए देखें कि जो सत्य है वो हम सभी मानते हैं कि स्वर्ग में होता है, और प्लेटो में भी
एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लेटो में भी हमको स्वर्ग की अवधारणा मिलती है और इंडियन सिस्टम से बहुत कुछ मेल खाता है। वो तो हम लोग बाद में चर्चा कभी करेंगे, लेकिन आज जो मुख्य विषय है वो एक तो ये है कि प्लेटो जो है पॉलिटिकल फिलॉसफर अर्थात राजनीतिक रूप से क्या सत्य है उसको जानने की चेष्टा करता है। और उस संबंध में एक वो पुस्तक लिखता है, द रिपब्लिक उसका नाम है, और उसमें एक आइडियल स्टेट की परिकल्पना करता है। आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक कोई विचार, राजनीतिक कोई दर्शन तब हो जाता है जबकि वो राज्य के बारे में किया जाता है। तो प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में एक आइडियल स्टेट, एक अर्थात आदर्श राज्य को खोजने का प्रयास किया। तो अब प्रश्न ये हुआ कि आदर्श राज्य की अवधारणा बनाई कैसे जाए, क्या होना चाहिए। तो जहाँ ये क्या का प्रश्न आता है, व्हाट ऑट टू बी द स्ट्रक्चर, नेचर, फंक्शन, पर्पस ऑफ द स्टेट, तो वो ऑट जहाँ शब्द आता है OUGHT अंग्रेजी का, वहाँ पे हम कहते हैं कि भाई दर्शन का मसला फंसता है, अर्थात फिलॉसफी का मसला फंसता है कि जो है वो तो ठीक ही दिखाई देता है लेकिन वैसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। होनी कैसी चीज़ चाहिए। अब समस्या ये पैदा होती है कि प्लेटो ने इस चीज़ पे विचार किया और उसने ये कहा कि साहब जो राज्य दिखाई दे रहे हैं यूनान में या उस समय के जो छोटे छोटे पोलिस हुआ करते थे, नगर गणराज्य जो हुआ करते थे, वो तो सब दिखाई देते थे, लेकिन चीज़ें राज्य में वैसी नहीं होनी चाहिए। प्लेटो के अनुसार चीज़ें कुछ और होनी चाहिए, अच्छी बेहतर होनी चाहिए। तो प्रश्न ये पैदा हुआ कि भाई उस बेहतर चीज़ों की अवधारणा को कहाँ से लाया जाए। तो प्लेटो ने कहा कि साहब देखिए ऐसा है कि हर चीज़ का एक आदर्श विचार होता है, और जैसे कि आप किसी भी चीज़ की परिकल्पना करें, किसी अब ऑब्जेक्ट की परिकल्पना करें, स्त्री, पुरुष, घोड़ा, हाथी, गाय, पुष्प, कुछ भी परिकल्पना करें तो उसका एक आदर्श जो है वो होता है कि ये उसका आदर्श रूप इमेजिनेशन में आ सकता है। लेकिन विचार में वो आए कहाँ से। सवाल ये कि विचार भी तो केवल एब्स्ट्रैक्शन में नहीं आ सकता, विचार के लिए भी कोई चीज़ चाहिए। तो प्लेटो ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि हम सत्य का पता लगाएंगे, और सत्य का पता हम इस तरह से लगाएंगे कि हर चीज़ का जो आदर्श विचार है वो स्वर्ग में होता है, और स्वर्ग में एक आदर्श विचार का संसार होता है। एक तो स्वर्ग हुआ और स्वर्ग में एक विचारों का संसार होता है, आइडिया, एक वर्ड ऑफ आइडियाज़ होता है, और उस वर्ड ऑफ आइडियाज़ में हर चीज़ की आइडिया आदर्श रूप में विद्यमान होती है। तो जाहिर है कि अगर स्वर्ग तक किसी तरह से पहुंचा जाए तो ये पता लगाया जा सकता है कि भाई वहाँ जो विचारों का संसार है उसमें राज्य का विचार किस आदर्श रूप में है, घोड़े का विचार किस आदर्श रूप में है, किसी चीज़ का विचार किस आदर्श रूप में है, राज्य का भी विचार वहाँ आदर्श रूप में होगा। अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि स्वर्ग तक जाए कौन, फिजिकली तो कोई जा नहीं सकता। तो प्लेटो ने ये सिस्टम इवॉल्व किया कि हम शिक्षा के माध्यम से अपना एक बहुत ही इंटेलेक्चुअली साउंड, जो सबसे इंटेलेक्चुअली साउंड व्यक्ति होगा समाज में, उसको एक शिक्षा की पद्धति से फिल्टर करके 30-35 साल की हम उसको शिक्षा देंगे और उसके बाद 15 साल का उसको ट्रेनिंग देंगे, और ये 15 साल 50 साल के बाद जो व्यक्ति हमको इंटेलेक्चुअल मिलेगा उसको हम फिलॉसफर कहेंगे, और उसको हम फिलॉसफी का काम ये देंगे कि भाई आप जो है फिलॉसफर किंग बनाएंगे, उसको राजा बना देंगे कि आप सबसे बड़े हैं, आप राजा हैं, लेकिन आप चिंतन करिए। और क्या चिंतन करिए कि आप ये चिंतन करिए कि मेडिटेशन करिए, कंटेम्पलेशन करिए, और मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन से अपनी आत्मा को आप किसी प्रकार से स्वर्ग तक ले जाइए। तो जो फिलॉसफर किंग है वो उसकी आत्मा प्योर, ऐसा मानता था प्लेटो कि भाई वो बहुत स्ट्रांग और प्योर सोल वाले लोग हैं, और इंटेलेक्चुअली भी बहुत साउंड है क्योंकि वो तो फिलॉसफर है, सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति समाज में। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति से एक ऐसे फिलॉसफर को तलाशा, उसको राजा बनाया जिसका कि आत्मा भी बहुत ही अच्छी थी, सुंदर, और जिसको इंटेलेक्चुअली भी बहुत स्ट्रांग था। तो प्लेटो ने उससे कहा कि आप अपनी आत्मा को उठाते मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन करते हुए आप स्वर्ग तक ले जाइए, और जब आपकी आत्मा स्वर्ग तक पहुंचेगी या स्वर्ग के द्वार तक पहुंचेगी तो चूंकि आपकी आत्मा स्वर्ग में रह चुकी है इसलिए उसको सब चीज़ें स्वर्ग की याद आ जाएंगी, और
ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि वास्तव में कोई अपनी आत्मा को अगर स्वर्ग की ऊंचाई तक उठा सके, और आत्मा जैसा हम कहते हैं कि भाई हिंदू दर्शन में भी ये माना जाता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात कि वह भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ, और ये पूर्ण उसी पूर्ण से निकाला गया है, और पूर्ण में से पूर्ण निकालने के बाद भी पूर्ण ही शेष बचता है। तो कितना भारतीय दर्शन से ये एक समान मिलता है कि भारत में भी जो चिंतन किया जाता है कि जो पूर्णता हमारे अंदर है, इसका मतलब हम कभी स्वर्ग में रहें, भगवान के हम अंश रहे हैं। इसी प्रकार से यूनान में भी प्लेटो मानता है कि उसका जो दार्शनिक है, उसकी जो आत्मा है, वो कभी स्वर्ग में रही है, भगवान के पास रही है, और जब वो अपनी आत्मा को कंटेम्पलेशन मेडिटेशन से उठा के स्वर्ग तक ले जाएगा तो वहाँ पे अचानक उसको, उसकी आत्मा को सब कुछ याद आ जाएगा कि स्वर्ग में कैसी चीज़ें थीं, और जब उसको याद आ जाएगा तो उसकी आत्मा को ये भी याद आ जाएगा कि राज्य का विचार कैसा था, आदर्श राज्य का विचार स्वर्ग में कैसा था, और तब उस सोल को ये सब चीज़ें तो याद आ जाएंगी, लेकिन सोल तो कुछ बता नहीं सकती। तो सोल की अनुभवों को, सोल के अपने एक्सपीरियंसेस को नैरेट करने के लिए सॉफिस्टिकेटेड हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति चाहिए कि हमारी आत्मा वास्तव में चाहती क्या है। कभी कभी हम लोग आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं कि हमारी आत्मा ये चाहती है। तो उसी प्रकार से जो इंटेलेक्चुअली साउंड फिलोसोफर होगा, वो जब उसकी आत्मा को अनुभव हो जाएगा कि हाँ, याद आ जाएगा कि स्वर्ग में चीज़ें कैसी थीं, तब वो चूँकि इंटेलेक्चुअली साउंड है इसलिए वो उसको नैरेट कर सकेगा, उसको स्ट्रक्चर कर सकेगा कि हमारी आत्मा वास्तव में एक आदर्श राज्य की कौन सी अनुभव और परिकल्पना हमारे सामने परोसती है। और इस प्रकार से कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन करके प्लेटो का फिलोसोफर ये जानने की कोशिश करता है कि स्वर्ग में सत्य क्या है, अर्थात राज्य का जो आदर्श विचार है वो सत्य है, और वही वो जानने की कोशिश करता है। और इस प्रकार से उसका फिलोसोफर अपनी आत्मा के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, अपने इंटेलेक्चुअल एक्यूमन का प्रयोग करके ये नैरेट करेगा हमारे और आपके लिए, समाज के लिए, कि भाई इस प्रकार की वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में, स्वर्ग में जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है उसमें आदर्श राज्य की अवधारणा इस प्रकार से है। और इसीलिए प्लेटो कहता है कि भाई जैसा हम धरती पे राज्य बनाएंगे वो उसी आइडिया का होगा जो कि स्वर्ग में जिस प्रकार के राज्य की आइडिया है। तो बहुत सारे लोग प्लेटो को एक प्लेटोनिक वर्ड ही चल गया है जो कि कपोलना काल्पनिक होता है, लेकिन वास्तव में उसकी बात में बहुत दम है कि असली चीज़ जो है वो तो स्वर्ग में है। अगर कोई स्वर्ग की अवधारणा है, भगवान की उस पूरी दुनिया मानती है, चाहे किसी नाम से माने, कि एक हेवन से एक स्वर्ग है, और प्लेटो ये मानता है कि वहाँ पे आदर्श राज्य की अवधारणा जरूर होगी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में, और उसका फिलोसोफर अपने मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन से अपनी आत्मा को वहाँ तक पहुँचा के उसकी आत्मा को सब कुछ याद आ जाएगा, और फिर अपने इंटेलेक्ट का प्रयोग करते हुए वो आइडिया ऑफ स्टेट को अनफोल्ड करेगा। और जब आइडिया ऑफ स्टेट को अनफोल्ड करेगा तो वही असली सत्य होगा, राज्य का असली सत्य होगा, राज्य का स्वरूप का, राज्य की प्रकृति का, राज्य के कार्य का, राज्य के उद्देश्य का, वही असली सत्य होगा। और इस प्रकार से चूंकि प्लेटो ने एक सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया और उसी के अनुसार धरती पर राज्य बनाने की कोशिश की, इसलिए प्लेटो को फिलोसोफर कहा जाता है और पॉलिटिकल फिलोसोफर कहा जाता है, क्योंकि उसने 8 प्रश्न का उत्तर दिया कि राज्य को कैसा होना चाहिए, और राज्य को वैसा होना चाहिए जैसे कि आदर्श राज्य की अवधारणा स्वर्ग में है। और इसलिए चूंकि प्लेटो ने सबसे पहले ये प्रयास किया, इसलिए प्लेटो को पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर माना जाता है। तो मुझे आशा है कि इस डिस्कशन में आपको कुछ आनंद आया होगा, और आगे हम लोग इसी प्रकार से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो थिंकर्स हैं, वेस्टर्न भी और अपने ओरिएंटल भी, भारतीय भी, उन पर हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। आशा है कि इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।